हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल और मेरी ऐप मनोज सर पर। देखेंगे बेटा, कल मैंने आपको 1D ग्राफ जनित्र समझाया था। सभी अच्छे हो, मस्त हो, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। आज आ जाओ बोर्ड पर अब ध्यान से। कल मैंने आपको समझाया था 1D ग्राफ जनित्र किसे कहते हैं बेटा। 1D ग्राफ जनित्र किसे कहते हैं, लास्ट वीडियो मैंने आपको समझाया था इस चैप्टर का। आज मैं आपको समझा रहा हूँ विद्युत पवन किसे कहते हैं, नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित उपकरण का नाम बताओ। क्या है? विद्युत पवन किसे कहते हैं, नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित उपकरण का नाम बताओ। देखो बेटा, विद्युत पवन किसे कहते हैं, देखना जरा ध्यान से। ये एक नुकीला सिरा बना दिया मैंने आपके सामने। कल भी समझाया था मैंने आपको, परसों भी समझाया था। लास्ट के जो 2 वीडियो पढ़ाए थे उनमें समझाया था कि चालक का जब कोई सिरा नुकीला होता है तो ध्यान होना चाहिए बेटा आपको, नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। क्या होता है? नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। कोई भी चालक हो बेटा, और किसी भी चालक का कोई सिरा नुकीला होता है तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था, आवेश पृष्ठ घन वाले क्वेश्चन में भी आपको सिखाया गया था कि अगर कोई चालक गोलाकार होता है बेटा तो गोलाकार चालक पर आवेश पृष्ठ घनत्व तो एक समान होता है, और यदि किसी चालक का कोई सिरा नुकीला होता है तो नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। कल 1D ग्राफ में ही मैंने आपको समझाया था बेटा कि जहाँ नुकीला सिरा होता है वहाँ आवेश पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक बेटा, तो ये अपना एक चालक बना हुआ है, चालक का ये नुकीला सिरा बना हुआ है, तो नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व कैसा रहेगा? सबसे अधिक रहेगा। देखना बेटा, अब जैसे ये वायु के कण हैं, ये क्या हैं? वायु के कण, वायु के कण। ये चालक कैसा है? आवेशित चालक बेटा। जब वायु के कण इस नुकीले सिरे के संपर्क में आएंगे, जब वायु के कण इस नुकीले सिरे के संपर्क में आएंगे तो वे आवेशित हो जाएंगे। आवेशित हो जाएंगे तो इस पर कौन सा चार्ज है बेटा? प्लस चार्ज। तो वायु के कणों पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। वायु के कणों पर भी प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक बेटा, अब देखो मैंने आपको सिखाया था, फर्स्ट चैप्टर में सिखाया है, धनावेश और धनावेश दोनों धनावेश होते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा? प्रतिकर्षण बल। ऋण आवेश तब भी प्रतिकर्षण बल लगता है। एक धन आवेश एक ऋण आवेश तो लगता है आकर्षण बल। आकर्षण बल यानी दोनों अगर धनावेश हैं तब भी प्रतिकर्षण बल लगता है, दोनों ऋण आवेश हैं तब भी प्रतिकर्षण बल लगता है, और एक धनावेश और एक ऋण आवेश हैं तभी बेटा आकर्षण बल लगता है। ऐसा मैं आपको चैप्टर 1 में ही सिखा चुका था बेटा। बस केवल ध्यान रखो, जो एक से होते हैं उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। जैसे दोनों बॉय हैं, लड़के हैं दोनों, तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, है ना। दोनों गर्ल्स हैं तब भी कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो दोनों एक जैसे जो होते हैं उनमें हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। अलग अलग होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो लगता है आकर्षण बल। ठीक बेटा, तो देखो यहाँ पर चालक पर कौन सा आवेश है? प्लस। वायु के कणों पर भी कौन सा आवेश है? प्लस। दोनों पर समान आवेश है तो कौन सा बल लगेगा? दोनों पर देखो समान आवेश है तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये वायु के कण प्रतिकर्षित होकर चालक के बाहर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बाहर। ये चालक के मैंने बाहर, ठीक, क्योंकि प्लस चार्ज तो प्रतिकर्षण बल लग के चालक के बाहर चले जाते हैं। अब जब ये चालक के बाहर चले जाएंगे तो वायु बेटा संसार में कभी ख़त्म तो हो नहीं सकती। ये वाले जब वायु के कण प्रतिकर्षित होकर बाहर चले जाएंगे तो उनका स्थान वायु के नए कण ग्रहण कर लेंगे। वायु तो लगातार आती रहेगी, उनका स्थान वायु के नए कण ग्रहण कर लेंगे और वो भी बेटा नुकीले सिरे से टकराएंगे और आवेशित हो जाएंगे। उन पर भी कौन सा चार्ज आएगा? वही प्लस चार्ज।
तो वो भी क्या होगा, प्रतिकर्षित होंगे, और प्रतिकर्षित होकर कहाँ चले जाएंगे, चालक के बाहर चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से यह क्रम निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि ये क्रम कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वायु के कण तो आते रहेंगे और आवेशित होकर और प्रतिकर्षित होकर चालक के बाहर जाते रहेंगे। तो यही क्रम निरंतर चलता रहेगा। तो वायु के कणों द्वारा बाहर क्या जा रहा था, आवेश। बाहर क्या जा रहा है बेटा, वायु के कणों द्वारा बाहर जा रहा है अपना आवेश। वायु के कणों द्वारा बाहर क्या जा रहा है, अपना आवेश। तो वायु के कणों द्वारा आवेश के बाहर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम संवहन विसर्जन। संवहन विसर्जन। वायु के कणों द्वारा आवेश के बाहर जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम संवहन विसर्जन। और वायु की संवहन धारा को, वायु की संवहन धारा को विद्युत पवन कहते हैं। वायु की संवहन धारा को हम क्या कहते हैं, विद्युत पवन। क्या कहते हैं, विद्युत पवन कहते हैं, विद्युत पवन। यानी वायु की संवहन धारा को हम क्या कहते हैं बेटा, विद्युत पवन कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से देखो जरा, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या था, विद्युत पवन किसे कहते हैं। मैंने आपके सामने ये चालक बनाया, चालक का ये मैंने नुकीला सिरा बनाया। तो नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व कैसा होता है, सबसे अधिक होता है। ऐसा मैंने आपको कई बार बेटा समझाया हुआ है। और ये वायु के कण है यहाँ पर बेटा, तो वायु के कण जब इस नुकीले सिरे से टकराएंगे, ये चालक कैसा है, आवेशित। जब वायु के कण इस नुकीले सिरे से टकराते हैं तो वे क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। अब इस पर प्लस चार्ज है तो वायु के कणों पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज, तो दोनों प्लस चार्जों के बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। तो वायु के कण प्रतिकर्षित होकर चालक के कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और उनका स्थान वायु के नए कण ग्रहण कर लेती है, और वो भी आवेशित होते हैं और प्रतिकर्षित होकर चालक के बाहर चले जाते हैं। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब वायु के कणों द्वारा बाहर क्या जा रहा है बेटा, आवेश। वायु के कणों द्वारा बाहर क्या जा रहा है, आवेश। तो वायु के कणों द्वारा आवेश के बाहर जाने की प्रक्रिया को हम संवहन विसर्जन कहते हैं। और संवहन विसर्जन में होती है संवहन धारा, संवहन विसर्जन में होती है संवहन धारा। इसलिए बोलते हैं कि वायु की इस संवहन धारा को, वायु की इस संवहन धारा को हम विद्युत पवन कहते हैं। वायु की इस संवहन धारा को हम क्या कहते हैं, विद्युत पवन कहते हैं। अब देखो बेटा, सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको आंसर सिखाता हूँ, इसका कैसे लिखोगे आप। यहीं से आंसर लिखना स्टार्ट करना है हमें। विद्युत पवन किसे कहते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे चालक के नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। चालक के नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। जब वायु के कण इस नुकीले सिरे के संपर्क में आते हैं तो वे आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाता है, वायु के कण जब नुकीले सिरे के संपर्क में आते हैं तो वे क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। और आवेशित हो जाते हैं तो इस पर प्लस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज, तो आवेशित हो जाते हैं और प्रतिकर्षित होकर चालक के बाहर चले जाते हैं। उनका स्थान वायु के नए कण ग्रहण कर लेते हैं, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। वायु के कणों द्वारा आवेश के बाहर जाने की प्रक्रिया को संवहन विसर्जन कहते हैं, और वायु की इस संवहन धारा को ही हम विद्युत पवन कहते हैं। इतना सा लिखना है बेटा। इसका इतना लिखने के बाद फिर अपन को चित्र बनाना है। इतना लिखने के बाद जब आंसर अपन इतना लिख देंगे तो देखो एक चित्र बनाएंगे, लिखेंगे जरा कैसे बनाएंगे चित्र। ये चित्र अपन को बोर्ड पेपर बनाना है। ये वाला तो मैंने आपको आंसर याद करवाने के लिए बनाया था। ये जो बना रहा हूँ ये वाला चित्र अपन को बोर्ड पेपर में बनाना है।
ये वाला चित्र बेटा आपको बना के तैयार करना है बोर्ड पेपर के लिए। ठीक बेटा, ये वाला चित्र बनाने के बाद फिर हमें चित्र के नीचे और भी लिखना भी परिभाषा, कंप्लीट नहीं हुई परिभाषा। जितनी परिभाषा मैंने अभी आपको यहाँ से सुनाई, क्या चालक के नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है जब वायु के कण इस नुकीले सिरे के संपर्क में आते हैं तो वे आवेशित हो जाते हैं और प्रतिकर्षित होकर चालक के बाहर चले जाते हैं। उनका स्थान वायु के नए कण ग्रहण कर लेते हैं और वो भी आवेशित होते हैं, प्रतिकर्षित होकर चालक के बाहर चले जाते हैं। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। वायु के कणों द्वारा आवेश के बाहर जाने की प्रक्रिया को संबंध विसर्जन कहते हैं और वायु की संबंध धारा को हम विद्युत पवन कहते हैं। इतना लिखने के बाद आपको ये वाला चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद चित्र के नीचे फिर लिखना है आपको आंसर, और क्या कि विद्युत पवन को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। विद्युत पवन को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसमें कैपिटल ए एक आवेशित चालक है और कैपिटल पी उसका नुकीला सिरा है। पी पर पॉइंट मतलब नुकीला, तो कैपिटल पी उसका नुकीला सिरा है। कैपिटल सी एक मोमबत्ती है। सी फॉर कैंडल मतलब मोमबत्ती, तो कैपिटल सी एक मोमबत्ती है और कैपिटल एफ उसकी ज्वाला है। कैपिटल एफ क्या? एफ फॉर फायर मतलब ज्वाला, आग, तो कैपिटल एफ उसकी ज्वाला है। जब हम किसी मोमबत्ती को किसी चालक के नुकीले सिरे के पास में जलाते हैं, चित्र बनाते समय ये ध्यान रखना, ये मोमबत्ती इस नुकीले सिरे के बिल्कुल नीचे ही बनाना बेटा। तो जब हम किसी मोमबत्ती को चालक के किसी नुकीले सिरे के पास में जलाते हैं तो उसकी ज्वाला जो होती है कैपिटल एफ, वो विद्युत पवन की दिशा में देखो दूर मुड़ जाती है। देखो ये डायरेक्शन क्या है? विद्युत पवन की डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन में जो अपनी ज्वाला मुड़ रही है, सीधी नहीं जल रही है अपनी ज्वाला, विद्युत पवन की दिशा में मुड़ रही है। इससे स्पष्ट होता है कि चालक के नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। अगर एक समान होता तो ज्वाला सीधी जल रही होती, लेकिन ज्वाला विद्युत पवन की दिशा में मुड़ रही है, तो इससे सिद्ध होता है कि चालक के नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। तो चित्र के बाद बेटा इतना और लिखना है कि विद्युत पवन को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसमें कैपिटल ए एक आवेशित चालक है और कैपिटल पी उस चालक का नुकीला सिरा है और सी फॉर कैंडल मतलब कैपिटल सी एक मोमबत्ती है और कैपिटल एफ उसकी ज्वाला है। जब किसी मोमबत्ती को चालक के नुकीले सिरे के पास में जलाते हैं तो उसकी ज्वाला कैपिटल एफ विद्युत पवन की दिशा में दूर मुड़ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि चालक के नुकीले सिरे पर आवेश पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। बात बेटा समझ में आ रही है? और आगे क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित उपकरण का नाम बताओ। नुकीले भाग पर कौन सा उपकरण काम करता है वो मैंने कल ही आपको सिखा दिया था बेटा लास्ट वीडियो में। नुकीले भागों पर कौन काम करता है बेटा? वान डी ग्राफ जनरेटर। उसमें दो कंघियाँ लगी रहती हैं जो नुकीली होती हैं, तो नुकीले भागों पर कौन काम करता है? वान डी ग्राफ जनरेटर काम करता है, जो मैंने कल आपको समझाया था। तो पैराग्राफ चेंज करके आंसर में ऐसा लिख देना, नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित उपकरण का नाम वान डी ग्राफ जनरेटर है। बात बेटा समझ में आई? मैंने इतनी प्यार से आपको पूरा विद्युत पवन वाला आंसर समझाया बेटा। आशा करता हूँ पूरा आंसर आपको फर्स्ट क्लास समझ में आया होगा। आंसर बेटा अगर आपको समझ में आते हैं, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो मैं और भी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाऊं। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए और कमेंट करके मुझे बताते रहिए और अच्छे से अच्छा पढ़ते रहिए बेटा। देखो होता कुछ नहीं है, पढ़ाई केवल थोड़ा मन लगाकर करना पड़ती है। पढ़ने में कोई भी कमज़ोर नहीं होता, बस पढ़ाई हमें थोड़ी सी मन लगा के करनी होती है कुछ नहीं बेटा। क्या होता है, जैसे सपोज दैट मान लो कि जैसे दो विद्यार्थी हैं, है ना, कभी भी अपने आप को पढ़ने में कमज़ोर नहीं माना करो। बस हमारा लक्ष्य होना चाहिए बेटा पढ़ने के लिए। हम अगर टारगेट फिक्स कर लेते हैं तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल पूरा होगा। देखो बेटा, जैसे मान लो एक जो इंटेलिजेंट बच्चा है, और एक जो वीक बच्चा है, कमज़ोर बच्चा है।
है कुछ नहीं, बस पढ़ाई की टाइमिंग में थोड़ा सा अंतर करना पड़ता है। बाद बाकी जो कमज़ोर बच्चा होता है उसके भी अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं बोर्ड पेपर में। बस इंटेलिजेंट क्या है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर, इंटेलिजेंट क्या होते हैं, बहुत जल्दी से समझ लेते हैं और घर पर जाके मुश्किल से वो जैसे आध घंटा या 1 घंटा रिवाइज करेंगे, है ना। 1 घंटा अगर वो रिवाइज करते उन्हें फर्स्ट क्लास अच्छे तरीके से याद हो जाता है। हम जैसे थोड़ा अगर पढ़ने में बेटा कमज़ोर भी हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उससे हमें क्या होगा, बस कुल मिला के हमें घर पे जाके पढ़ने की टाइमिंग बढ़ानी है। इंटेलिजेंट को 1 घंटे में याद हो रहा होगा तो हमें 2 घंटे में याद हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ रहा है बेटा उससे, हम 24 आवर्स पढ़ाई पर ही तो हैं, बस केवल सोने का टाइम हटा दो 6-7 घंटे, खाना पीना नहाने का टाइम हटा दो 2 घंटे, जी 8 घंटे हटा दो बेटा, बाद बाकी हम टोटल पूरे 16 घंटे पढ़ाई पर ही तो बेटा, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, थोड़ा सा हमें टाइमिंग ज़्यादा करना पड़ेगी। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लीजिए बेटा, जैसे मैंने इस वाले विद्यार्थी को 4 क्वेश्चन याद करने के लिए दिए और इस वाले विद्यार्थी को, मतलब मैंने दोनों विद्यार्थी को 4-4 क्वेश्चन याद करने के लिए दिए हैं। अब देखने एक एग्जाम्पल, जैसे ये विद्यार्थी इंटेलिजेंट है तो घर पर जाके हो सकता है केवल 15 मिनट में 4 क्वेश्चन याद कर लेगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उसका दिमाग शार्प है, तो 15 मिनट में याद कर लेगा। ये थोड़ा पढ़ने मीडियम कमज़ोर है तो ये 1 घंटे में 4 क्वेश्चन याद कर पाएगा। समझना एग्जाम्पल से बेटा। अब दोनों ही विद्यार्थी को देखो, इसने भी 4 क्वेश्चन याद कर लिए, कितने, 15 मिनट में। इसने भी घर पे जाके, इसको लगन थी पढ़ने की, बेशक ये पढ़ने में कमज़ोर था लेकिन इसको लगन थी पढ़ने की, और जो इसको लगन होती है बेटा वो हमेशा मंजिलों को पाते हैं। जैसे इसको लगन थी कि नहीं सर की बात मुझे मानना है, मुझे भी 4 क्वेश्चन याद करना, तो क्या है, थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर था, मीडियम था, तो उसने 1 घंटे में 4 क्वेश्चन याद कर लिए। जब ये दोनों विद्यार्थी कल मेरी क्लास में आएंगे तो मैं इसको भी 4 क्वेश्चन पूछूंगा, ये भी आंसर सुनाएगा, मैं इसको भी 4 क्वेश्चन पूछूंगा, ये भी आंसर सुनाएगा। तो मेरे लिए तो दोनों ही विद्यार्थी इंटेलिजेंट हुए ना, मेरे लिए तो दोनों ही विद्यार्थी इंटेलिजेंट हुए, दोनों ही बराबर हैं। मैं दोनों को समान नज़र से देखूंगा, मैं दोनों को सोचूंगा हाँ दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, देखो दोनों 4-4 क्वेश्चन याद करके आए हैं। बस क्या है, पढ़ाई की टाइमिंग में तो ना अंतर करना पड़ा बेटा, बाद बाकी दोनों को जब याद हो गए। अब जैसे इसका टेस्ट लिया जाए कोचिंग में या इसका टेस्ट लिया जाए क्लास में, नंबर दोनों के अच्छे आने हैं, है ना। दोनों के अच्छे क्यों आए, क्योंकि क्वेश्चन तो दोनों को याद हो गए ना। बस क्या हुआ, पढ़ने की टाइमिंग में अंतर करना पड़ा उन दोनों को और दोनों के अच्छे मार्क्स आना स्टार्ट हो गए। तो पढ़ने बेशक हम मीडियम बनी रहे या कमज़ोर बनी रहे, बस हमें बेटा लगन होना चाहिए पढ़ने की। लगन है तो सब कुछ है, और लगन नहीं है तो पर कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं होता कि आपको कोई भी सब्जेक्ट घोल के पिलाया जाए और आपको याद हो जाए बेटा, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ सभी लोग मेहनत किया करो। अगर हम पहले से हिम्मत हार जाएंगे कि मैं तो पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मीडियम हूँ, मुझे तो याद ही नहीं होता है, मुझे तो कम याद होता है, अरे मेहनत तो करो, पढ़ो। अगर पढ़ोगे मेहनत करोगे तो आपको भी याद होगा, बस पढ़ाई की थोड़ी सी टाइमिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना बेटा। तो मेरे हिसाब से पढ़ाई की केवल टाइमिंग बढ़ाने की आवश्यकता होती है। हम भी एक इंटेलिजेंट के बराबर नंबर लेके आ सकते हैं, हम भी टॉप कर सकते हैं क्लास में, हम भी टॉप कर सकते हैं MP में। बस हमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है बेटा, और पढ़ाई की टाइमिंग बढ़ाने की ज़रूरत होती है, हम भी अच्छे खासे नंबर लेके आ सकते हैं। तो बेटा सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि पढ़ाई से आगे कहीं भी कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। अभी आपके लिए पढ़ाई का सबसे पहली प्राथमिकता आपकी पढ़ाई पर ही होनी चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ आजकल के बच्चों में पढ़ाई के प्रति उमंग कम है, अन्य कार्यक्रमों के प्रति उमंगें ज़्यादा है। अन्य कार्यक्रम तो आप समझते हो, दिल दिमाग में कुलकुली मच रही होगी अन्य कार्यक्रम की सुन के, ऐसी बातें तो ध्यान से हाल सुन लेते बेटा, है ना। तो पढ़ाई के प्रति को लगन लगाने की बेटा आपको ज़रूरत है, ताकि आपकी आगे की लाइफ फ्यूचर बहुत अच्छा सा हो जाए, है ना बेटा। तो ये हमें बेटा अच्छी तरह से समझना है कि पढ़ाई की दम से ही हम लाइफ में बहुत बड़ी तरक्की पा सकते हैं, है ना। नहीं तो बाद बाकी हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक ही हथियार है अच्छा जीवन व्यतीत करने का, पढ़ाई। अगर पढ़ लोगे तो लाइफ में हम लखपति करोड़पति बन सकते हैं, अन्यथा गरीब हैं तो गरीब ही मर जाएंगे। गरीब घर में पैदा हुए थे, इसमें हमारा कोई दोष नहीं था, लेकिन गरीब मर गए तो हम बहुत बड़े दोषी हैं, क्योंकि लाइफ में हम अच्छी पढ़ाई कर करके बेटा हम कलेक्टर SP DSP कुछ भी बन सकते हैं। अच्छा का पैसा हमारे पास भी होगा, एक अच्छी ज़िंदगी हम भी जी रहे होंगे। तो गरीब आदमी के पास
एक ही हथियार है, वो है पढ़ाई। तो उसको व्यर्थ मत गवाइए बेटा, अभी समय है आपके पास पढ़ने का। सो प्लीज़ पढ़ते रहिए। ओके थैंक्स, मैं आपको फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।